बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारा.com.वीके के हेल्थ कॉर्नर में आज हमारे मौजू है, हम जिस पे बात करेंगे वो उसका नाम है एलर्जी। कुदरत ने इंसान को एक बहुत मौसर दिफाई निज़ाम से नवाजा है जो हमें बेशुमार बीमारियों और नुकसानदेह असरात से महफूज रखता है। लेकिन कभी कभार यही दिफाई निज़ाम गैर ज़रूरी तौर पर अमल में आ जाता है और इसके बेजा अमल से पैदा होने वाली तकलीफ़ को एलर्जी कहते हैं। यानी एलर्जी का मरीज़ खाने, सूंघने या जल्द पर लगाई जाने वाली इन बेज़रर अशिया के ख़िलाफ़ गैर मामूली तौर पर बढ़ी हुई हसासियत का मुज़ाहरा करता है, जिन चीज़ों से किसी दूसरे इंसानों को तकलीफ़ नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी जिन चीज़ों से पैदा होती है उनको एलर्जन कहते हैं। वो एलर्जन क्या है? वो नबाताती, हैवानी या केमियाई अज्जा जिनके सूंघने, छूने या खाने से इंसानी जिस्म में एलर्जी की अलामात पैदा होती हैं उनको एलर्जन कहा जाता है। एलर्जन की बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें पोलन, गर्दो गुबार, पालतू जानवरों की फर, परिंदों के पर, नायलिन के बर्तन, रेशमी कपड़े, फफूंदी, अद्वियात, खुराक का कोई भी जुज़ जैसे चावल, गंदम, दूध, खमीर, अंडे, ज़ेवरात, कॉस्मेटिक्स और इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एलर्जेंस जो हैं वही रूट काज हैं इस एलर्जी के? तो अगर हम ये देखें कि एलर्जन अगर इस मर्ज़ का वाकई ही एलर्जन सबब हैं तो फिर होना तो ये चाहिए कि जो खुराक है वो भी हर इंसान को वो उसमें एलर्जी पैदा करे। तो हम ये देखते हैं कि जैसे खुराक की अज़ा हैं वो तो डेफिनेटली बेनिफिटेड है, तो इससे ये साबित होता है कि जो प्रॉब्लम है वो एलर्जन की वजह से पैदा नहीं होता, बल्कि इसका सबब इंसान की जिस्म के अंदर मौजूद होता है। अगर एलर्जन की वजह से ही सबको एलर्जी हो तो घर के तमाम अफराद को एलर्जी होनी चाहिए, उस इलाके के तमाम लोगों को एलर्जी होनी चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि कुछ लोग एलर्जी का शिकार होते हैं और कुछ लोग एलर्जी का शिकार नहीं होते। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि हर इंसान के अंदर किसी भी एलर्जी को कबूल करने की इस्तेदाद होती है और वो जो रिएक्शन है वो एलर्जन के साथ मिलकर एलर्जी पैदा करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो एलर्जी का मैकेनिज़्म है वो क्या है। अब देखें, कुदरत ने इंसानी जिस्म को एक बेहतरीन दिफाई निज़ाम से नवाजा है जो जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम, वायरस और कीमियाई मादों के ख़िलाफ़ रास्त इक़दाम करके सेहत को कायम रखते हैं। ये निज़ाम खलियों पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें सेल भी कहते हैं, जिनकी दो अक़साम। पहली किस्म के जो सेल हैं जिस्म में मौजूद होते हैं और चेक पोस्टों की तरह काम करते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल टांसिस की है, जो गले में आने वाले हर जरासीम और वायरस को फेफड़ों में दाखिल होने से रोकते हैं। इंसानी जिस्म की दफाई खलियों की दूसरी किस्म वो है जो खून में वाइट ब्लड सेल्स की शक्ल में घूमते रहते हैं और जहाँ भी कोई हमला आवर जिस्म पे अटैक करता है वहाँ पहुँचकर उसके ख़िलाफ़ जो है वो डट जाते हैं, या तो उसको मार देते हैं या ख़ुद मर जाते हैं। और अगर हम ये देखें तो यही मरे हुए वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारे जिस्म में पस की सूरत या पीप की शक्ल में रहते हैं। ये अल्लाह पाक का इंसान पे बहुत एहसान है कि उसने बहुत ज़्यादा डिफेंस सिस्टम पैदा किए हैं। अब आप ये देखें कि ये जो हमारा दिफाई निज़ाम है, सम टाइम ये होता है कि जब बाहर से कोई एलर्जन या एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो हमारा जिस्म कुछ ऐसे कीमियाई अज्जा पैदा करता है जो जिस्म का डिफेंस करते हैं। और इन हमला आवर कूतों और दफाई अमल के दरमियान जो कशमकश के मुकाबले में एक हिस्टामीन नामी एक मादा पैदा होता है जो एलर्जी की अलामात का बायस बनता है। और जब भी हिस्टामीन बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होती है तो हम ये कहते हैं कि जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो पेशेंट है वो एलर्जी का शिकार हो गया। अब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जो एलर्जी की बड़ी बड़ी अलामात हैं वो ये हैं, जैसे छींकें आना, नाक से आँखों से पानी बहना, आँखों और नाक में खारिश का होना, नाक का बंद हो जाना, एलर्जिक रिनाइटिस, साइनोसाइटिस, सांस में तंगी आ जाती है, आर्टिकेरिया आ जाता है और जल्द सुर्ख हो जाती है। और उसके अलावा बहुत से दीगर भी कुछ किस्म की रिएक्शन बॉडी पे ज़ाहिर होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो पेशेंट है ये एलर्जी का मरीज़ है। अब अगर हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से, अभी चूँकि एबटाबाद में और हमारे हज़ारा में और पूरे पाकिस्तान में एलर्जी का मौसम है, तो अभी हम जब बात करते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम एलर्जी जो है उससे बच सकते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि नाक और जो मुंह है उसको कपड़े या मास्क से दाम कर रखें, और स्पेशली जब घर से बाहर निकलें, ताकि जो एलर्जन है वो बॉडी के अंदर दाखिल ना हो और जो जिस्म है वो गैर ज़रूरी तौर पर
उसका रिएक्शन ना करे और इंसान एलर्जी से बच सके, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को खुशबू से, परफ्यूम से एलर्जी है, अगरबत्ती जब वो जलाते हैं तो उनको छींकें वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो उसमें सबसे बेहतर ये है कि वो परफ्यूम से अवॉइड करें। उसके अलावा दही, लस्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, खट्टी और फ्राई की हुई चीज़ें, उनसे परहेज़ करें। उसके अलावा एलर्जी के जो मरीज़ हैं वो कोशिश करें कि फजर के बाद सुबह 10 बजे तक और असर के बाद से मगरिब तक बाहर ना निकलें, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें हवा में पोलन की मिकदार निस्बतन ज़्यादा होती है, ताकि जब ज़रा वो उस टाइम को अवॉइड करेंगे तो उनकी एलर्जी जो है वो कम से कम होने के चांसेस हैं। तीसरी बात, खिड़कियाँ और दरवाजे अच्छी तरह बंद रखें। गाड़ी में सफ़र करते वक्त भी शीशे अच्छी तरह बंद करें ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए। अच्छा, ये वो वाहिद मौसम है कि अगर आप एयर कंडीशन का इस्तेमाल करें और उसका जो वाइंड है उसको बंद रखें ताकि बाहर की हवा अंदर ना आए, तो डेफिनेटली जो एलर्जी के पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जितनी कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे घर हैं उनको घर से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। मरीज़ को भारी काम से बचना चाहिए, ख़ास तौर पर भारी और गर्द और गुबार वाले काम से मुकम्मल परहेज़ करें, और जब भी घर की सफाई करें तो नीम गीले कपड़े से करें ताकि जो डस्ट है वो ना उड़े और इंसान जो है एलर्जी से बच जाए। उसके अलावा जो हमारे घर के अंदर जो नमी की मिकदार है वो आलमोस्ट ये देखा गया है कि वो 16% होती है, जो कि इसको 50% होना चाहिए। तो घर के अंदर जो नमी है उसका तनासब जो है वो बरकरार रहना चाहिए ताकि हमें गले की सोजश और इस तरह की जो दीगर मसाइल हैं उनसे हम बच सकें। अगर हम एलर्जी की ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ तमाम लोगों को और बार बार, कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें और बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के खुद ही एंटी एलर्जिक लेयर के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि समटाइम वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होती है। अगर मैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करूँ तो होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसमें यह है कि इसमें हर जिस्म के अलग अलग पार्ट का इलाज नहीं किया जाता। उसमें होता क्या है कि जिस्म, जहन और जो वाइटल फोर्स है उसको 1 यूनिट तस्वर किया जाता है, और इन तमाम को मुकम्मल तौर पे कंसिडर करके उनके लिए इनफरादी तौर पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि इन तीनों के असरात एक दूसरे पर पड़ते हैं और हर मरीज़ की जो इनफरादियत है उसी की बिना पर दवा तजवीज़ होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कि जो दवा एक पेशेंट के लिए है वही दवा जो है वो दूसरे के लिए हो, क्योंकि हर मरीज़ का रहन सहन, उसकी एलर्जी की जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो, उसका जो उसकी जो इम्यूनिटी है, उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो एक दूसरे से डिफर करता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक दवा जो हर 2-3 मरीज़ों पे एक जैसे ही असरात मुरतब करे। अब जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ही ज़ूद असर और हर किस्म की एलर्जी पर जो मेडिसिन है वो काबू पाने की सलाहियत रखती है। मतलब होम्योपैथी ट्रीटमेंट को, एलर्जी के ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को मौका देना चाहिए, लेकिन कोई भी दवा चाहे वो हर्बल हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, उसको किसी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपको एलर्जी के बारे में कुछ बातें बताई। उम्मीद है कि जितने भी व्यूवर्स हैं hazara.com.pk के वो इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।